गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीआरएफ की क्लास में वस्तु विक्रय अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे कि वस्तु विक्रय अधिनियम किसे कहते हैं। वस्तु विक्रय अनुबंध की धारा 4(1) के अनुसार वस्तु विक्रय का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध होता है जिसके द्वारा विक्रेता एक निश्चित मूल्य के बदले में माल का स्वामित्व हस्तांतरित करता है अथवा हस्तांतरण करने का ठहराव करता है। यह अनुबंध वस्तु के एक आंशिक स्वामी तथा दूसरे आंशिक स्वामी के बीच का होता है। According to section 4(1), a contract of sale of goods is the contract whereby the seller transfer or agreed to transfer the property in goods to the buyer for a price। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसकी बेसिक डेफिनेशंस की। क्रेता से तात्पर्य उस पक्षकार या व्यक्ति से जो वस्तु को क्रय करता है और क्रय करने के लिए सहमति देता है। सेलर विक्रेता से तात्पर्य उस पक्षकार या व्यक्ति से होता है जो वस्तु का विक्रय करता है और विक्रय करने का ठहराव करता है। द नेक्स्ट वन इज सुपुर्दगी डिलीवरी। सुपुर्दगी से तात्पर्य एक व्यक्ति या पक्षकार द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक अपनी वस्तु के अधिकार का हस्तांतरण करने से होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सुपुर्दगी योग्य स्थिति डिलीवरेबल स्टेट। वस्तु की सुपुर्दगी योग्य स्थिति से आशय वस्तु की ऐसी स्थिति से है जब क्रेता अनुबंध के अधीन उसकी सुपुर्दगी लेने के लिए बाध्य होता है। नेक्स्ट है माल के अधिकार से संबंधी प्रलेख। वस्तु के अधिकार संबंधी प्रलेखों में डाक वारंट, माल के गोदाम के अधीक्षक का प्रमाण पत्र, रेलवे की रिसिप्ट, जहाजी रिसिप्ट, माल की सुपुर्दगी का आदेश आदि सम्मिलित होता है जो व्यापार की सामान्य प्रगति में वस्तु पर अधिकार होने, वस्तु पर नियंत्रण होने के प्रमाण होने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो बेचान या सुपुर्दगी द्वारा अधिकार देते हैं प्रलेख का स्वामी संबंधित माल को सुपुर्दगी लेने या अन्य किसी भी दूसरे को हस्तांतरित करने के लिए। फिर है दोष या फॉल्ट। दोष का आशय गलत कार्य या त्रुटि से है। फ्यूचर गुड्स भावी माल से आशय ऐसे माल से जो विक्रय अनुबंध होने के पश्चात विक्रेता द्वारा निर्मित किया जाना, उत्पादित किया जाना अथवा प्राप्त किया जाना है। माल या गुड्स माल से आशय प्रत्येक ऐसे प्रकार की चल संपत्ति से जो विक्रय अनुबंध के होने के बाद योग्य दावे या मुद्रा में सम्मिलित नहीं है किंतु स्टॉक या अंश, खड़ी फसलें, घास और अन्य वस्तुएं जो जमीन से जुड़ी या जमीन का ही भाग हो उन्हें विक्रय से पूर्व भूमि से अलग कर पृथक कर दिया जाता है। विक्रय अनुबंध के अंतर्गत भूमि से त्याग करने का ठहराव कर लिया जाता है। इसमें सम्मिलित है इंसॉल्वेंट दिवालिया से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसने व्यापार की सामान्य प्रगति में अपने ऋण का भुगतान बंद कर दिया है या ऋण के देय होने पर चुकाने में असमर्थ रहा है। नेक्स्ट है व्यापारिक एजेंट से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे व्यापार की सामान्य प्रगति में एजेंट की हैसियत से माल विक्रय करने, माल को भेजने या क्रय की जमानत के रूप में माल धनराशि लेने का अधिकार होता है। मूल्य से आशय वस्तु विक्रय के लिए मुद्रा प्रतिफल से है। संपत्ति से आशय माल की सामान्य संपत्ति से, केवल विशेष संपत्ति से नहीं। माल की किस्म क्वालिटी ऑफ द गुड्स। माल की किस्म में उसकी स्थिति अथवा दशा सम्मिलित है। स्पेसिफिक गुड्स विशिष्ट माल। निश्चित या विशिष्ट माल से आशय ऐसे माल से जो विक्रय अनुबंध के समय निश्चित किया जा चुका है, पहचाना जा चुका है। वस्तु विक्रय अनुबंधों पर अनुबंध अधिनियम 1872 की प्रभावशीलता। विक्रय अधिनियम में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें 1872 के अंतर्गत दी गई है वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम में दिया गया है। नेक्स्ट है वस्तु विक्रय अनुबंध धारा 4(1) के अनुसार वस्तु का विक्रय अनुबंध ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा विक्रय एक निश्चित मूल्य के माल का स्वामित्व हस्तांतरित करता है, हस्तांतरण करने का ठहराव करता है। यह अनुबंध वस्तु के एक आंशिक स्वामी तथा दूसरे आंशिक स्वामी के बीच हो सकता है। नेक्स्ट है विक्रय का ठहराव एग्रीमेंट ऑफ द सेल, जहां माल के स्वामित्व का हस्तांतरण भविष्य में किसी समय होने वाला अथवा भविष्य में किसी शर्त के पूरा करने पर ही डिपेंड हो तो ऐसे अनुबंध को विक्रय के लिए ठहराव कहते हैं। नेक्स्ट है शर्त एक ऐसा बंधन है जो अनुबंध के मुख्य आशय के लिए अति आवश्यक है जिसका खंडन होने पर अनुबंध को परित्याग करने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट वन इज वारंटी आश्वासन एक ऐसा बंधन होता है जो अनुबंध के मुख्य आशय के लिए समपार्श्विक कॉलेट्रल होता है जिसका खंडन क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करने के लिए उत्पन्न करता है किंतु माल को अस्वीकृत करने या अनुबंध का परित्याग करने का अधिकार उत्पन्न नहीं करता। द नेक्स्ट वन इज अनपेड सेलर अदत्त विक्रेता उसे कहते हैं जब उसे माल का संपूर्ण मूल्य नहीं चुकाया गया है, प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब कोई विनिमय पत्र या विनिमय साध्य विलक शर्त युक्त भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ और वो शर्त उस प्रलेख में अप्रतिष्ठित अथवा अन्य किसी कारण से पूरी नहीं हुई हो। सेल बाय ऑक्शन नीलाम के द्वारा विक्रय विक्रय का ऐसा स्वरूप है जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को माल का विक्रय कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे
वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की मुख्य विशेषताएं। यह अधिनियम वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के नाम से जाना जाएगा। इस अधिनियम में वस्तु विक्रय से संबंधित संपूर्ण नियमों उपनियमों को पर्याप्त एवं वैज्ञानिक रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू होता है। वस्तु विक्रय अधिनियम में 7 अध्याय और 65 धाराएं हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के नियम जो वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के नियमों के असंगत नहीं है, वस्तु विक्रय के अनुबंधों पर लागू होंगे। इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की 76 से लेकर 123 तक की धाराओं में जो कि उल्लिखित है समाप्त कर दिया गया है। भारत का वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 इंग्लैंड के वस्तु विक्रय अधिनियम पर आधारित होता है। यह अधिनियम जुलाई 1930 के प्रथम दिन से प्रभावशील हुआ है। 1 जुलाई 1930 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है। वस्तु विक्रय अनुबंध के लक्षण या तत्व। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ द गुड्स। इसमें क्रेता और विक्रेता 2 पक्षकार होने चाहिए। क्रेता वस्तुओं को खरीदता है और विक्रेता उस वस्तु को बेचता है, और विक्रेता वह व्यक्ति या पक्षकार होता है जो माल का विक्रय करता है, विक्रय करने के लिए सहमत हो जाता है। और इस प्रकार वस्तु विक्रय अनुबंध के निर्माण के लिए कम से कम 2 पक्षकार अर्थात क्रेता विक्रेता होने आवश्यक है। माल। वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध के विषय वस्तु माल का होना अति आवश्यक है। माल से आशय सभी प्रकार की चल संपत्ति से होता है। इसमें अभियोग्य योग्य दावे और मुद्रा सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। मूल्य। माल का मूल्य विक्रय के बदले लिया जाता है। मूल्य से हमारा आशय मुद्रा में प्रतिफल से है। यदि मूल्य मुद्रा में प्राप्त नहीं होकर किसी अन्य माल के रूप में प्राप्त होता है तो उसे विक्रय नहीं कहा जाएगा। द नेक्स्ट वन इज माल के स्वामित्व का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप इन द गुड्स। जब विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है तो अनुबंध को विक्रय कहते हैं। लेकिन जहां माल के स्वामित्व का हस्तांतरण किसी भावी समय पर होता है अथवा भविष्य में किसी शर्त के पूरा होने पर निर्भर करता है तो ऐसे अनुबंध को विक्रय का ठहराव कहते हैं। विक्रय का ठहराव उस समय विक्रय हो जाता है जबकि वह समय समाप्त हो जाता है अर्थात उन शर्तों की पूर्ति कर दी जाती है जिसके अधीन माल के स्वामित्व का हस्तांतरण होना था। नेक्स्ट है अनुबंध स्पष्ट या गर्भित होना। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एक्सप्रेस और द एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सबसेक्शन 2। किसी भी प्रचलित अधिनियम की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विक्रय अनुबंध स्पष्ट लिखित या मौखिक या आंशिक रूप से लिखित और आंशिक रूप से मौखिक हो सकता है। यह पक्षकारों के आचरण या व्यवहार से गर्भित भी हो सकता है। पूर्ण एवं शर्तयुक्त अनुबंध एब्सोल्यूट एंड द कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 2। विक्रय अनुबंध पूर्ण अथवा शर्त रहित शर्तयुक्त दोनों ही प्रकार का हो सकता है। जब विक्रय अनुबंध के निर्माण का समय ही वस्तु का हस्तांतरण विक्रेता से क्रेता को कर दिया जाता है तो इसे हम पूर्ण विक्रय अनुबंध कहते हैं। लेकिन किसी शर्त की पालना पर अनुबंध होता है अथवा वस्तु की पसंदगी की शर्त पर अनुबंध होता है या वस्तु के हस्तांतरण के पूर्व वस्तु को मेजरमेंट करके अन्य कार्य शेष होता है तो ऐसे अनुबंध को शर्तयुक्त विक्रय अनुबंध कहा जाता है। लिखित या मौखिक, रिटन और ओरल। विक्रय अनुबंध लिखित अथवा मौखिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है, अंशतः मौखिक ही होता है। प्रस्ताव एवं स्वतंत्र सहमति, प्रपोजल एंड द फ्री कंसर्न। विक्रय अनुबंध के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि एक पक्षकार की ओर से क्रय विक्रय का प्रस्ताव होना अति आवश्यक है। दूसरे पक्षकार को इस प्रस्ताव की स्वतंत्र सहमति का होना भी अनिवार्य है। जिस प्रकार एक वैध अनुबंध के लिए प्रस्ताव और स्वतंत्र सहमति का होना जरूरी है। नेक्स्ट है अंश स्वामी द्वारा विक्रय, सेल बाय द को ऑनर ऑफ द गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन सबसेक्शन 1। एक अंश के स्वामी द्वारा दूसरे अंश के स्वामी के बीच विक्रय का अनुबंध हो सकता है। किसी साझेदारी फर्म का साझेदार फर्म के साथ किसी वस्तु के विक्रय का अनुबंध किया जा सकता है। फर्म भी साझेदार को फर्म की वस्तु के विक्रय का अनुबंध कर सकती है। द नेक्स्ट वन इज वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों का होना। विक्रय अनुबंध सामान्य अनुबंधों की भांति का अनुबंध होता है। इसमें वे सभी तत्व या लक्षण अनिवार्य रूप से होने चाहिए जो कि एक वैध अनुबंध में होते हैं, जैसे कि प्रस्ताव की स्वीकृति का होना, अनुबंध करने की क्षमता का होना, स्वतंत्र सहमति का होना, वैधानिक प्रतिफल या उद्देश्य का होना, स्पष्ट रूप से वैध घोषित ठहराव का न होना, अन्य वैधानिक औपचारिकता का पालन करना यदि आवश्यक हो तो। थैंक यू।